हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो चलिए अब अपना अगला काम कर लेते हैं और अब बातचीत होगी इस पूरे के पूरे जितने भी चैप्टर की हमने बातें की, इन अकाउंटिंग टर्म्स की बात की, टर्मिनोलॉजी की बात की। माय डियर फ्रेंड्स, आने वाले समय में सभी का बराबर यूज़ है, लेकिन ये जो है आज का जो ये सेशन है थोड़ा और अच्छे तरीके से करने की ज़रूरत है। जितना काम हमने किया है उसी पर ये बिल्डअप होता चला जाएगा और आने वाले समय में ये बहुत ही बढ़िया तरीके से आपकी हेल्प करेगा। तो इसीलिए इस पूरे के पूरे वीडियो को अच्छी तरह से ध्यान से देखिए, एक एक चीज़ को अपनी कॉपीज़ में नोट करिए। तो अब चलते हैं इस वीडियो की तरफ, जहाँ पर बातचीत करेंगे प्रीपेड एक्सपेंस की। शब्द एक्सपेंस हम सब जानते हैं, पे भी कर दिया और प्री यानी पहले पे कर दिया। इसका मतलब ये हो गया कि खर्चा तो है, ये बात समझ में आ गई, लेकिन ये खर्चा समय से पहले दे दिया। आने वाले साल का खर्चा अगर मैंने इसी साल में दे दिया तो वो इस साल का खर्चा तो नहीं कहलाना चाहिए। तो अगर मैं किसी भी एक्सपेंडिचर की एक्सपेंस की पेमेंट कर देता हूँ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात हो रही है यहाँ पर, अगर मैंने उसे प्री पे कर दिया, ड्यू डेट है बाद में अगले साल, पे कर दिया आज ही, तो भैया अब सवाल ये आता है, क्या ये इस साल का एक्सपेंस है? एक्सपेंस तो नहीं है, एक्सपेंस अगले साल का है, लेकिन पेमेंट आज ही हो गई। अगर आज मैंने पहले ही पैसा दे दिया ड्यू डेट आने से पहले, तो अब बताइए क्या इस चीज़ के अगेंस्ट सर्विसेज लेनी बाकी है कि नहीं है? जैसे कि मान लीजिए कि मैंने आने वाले साल का पूरा रेंट एक ही बार में पे कर दिया। इस साल में आने वाले साल का रेंट पूरा का पूरा, पूरे साल का रेंट इसी साल पे कर दिया। अब बताइए क्या अब अगले साल मुझे उस प्रॉपर्टी की रेंटल सर्विसेज लेनी बाकी है कि नहीं है? बिल्कुल लेनी बाकी है, और लेना बाकी है तो एसेट। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब भी हम खर्चों को एडवांस में पे कर देते हैं तो उसके बदले में जो सर्विसेज लेनी बाकी है वो हमारे लिए एसेट बन जाती है। ये हमारे लिए इस साल का खर्चा नहीं है, आने वाले साल का खर्चा होगा। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? लाइक वाइज सैलरी एडवांस में पे कर दी, तो मान लीजिए कि हमने अपने एम्प्लॉयज़ को जो है वैसे ही बहुत खुश रखा हुआ है, सैलरीज देते जा रहे हैं, लेकिन अचानक से 31 मार्च 2021 के दिन हमारा एक एम्प्लॉय आ गया, सर 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 बड़ी अर्जेंट ज़रूरत है। अरे भाई तुम्हारी सैलरी तो पे कर दी। नहीं सर, मैं चाहता हूँ कि आप ना मुझे आने वाले 2 महीने की सैलरी ज़रा एडवांस में दे दो, ज़रा बहुत ज़रूरत है घर पे। हमने कहा चल ठीक है, कितनी सैलरी है भाई इसकी ज़रा बताओ। अकाउंटेंट ने बताया जी 10,000 है जी। अच्छा जी, 10,000 इंटू 2 करके 20,000 एडवांस में दे दो। तो हमने इसी साल 31 मार्च तक मान लीजिए हमने उसे ये 20,000 रुपया प्री पे कर दिया। सैलरी तो हम उसे दे ही रहे थे, लेकिन ये सैलरी इस साल की नहीं है। दिस इज नॉट द एक्सपेंस ऑफ द करंट ईयर, मगर हमने इसको पे इसी साल में कर दिया, पे कर दिया नेक्स्ट ईयर के लिए। ये साल अभी आया नहीं है, आने वाले साल का जो खर्चा होगा हमने उसे पहले से दे दिया है। इसीलिए इसका नाम रख दिया जी प्रीपेड एक्सपेंस। एक्सपेंस तो है मगर इस साल का नहीं, आने वाले साल का हमने प्रीपे कर दिया। तो भाई 2 महीने की सैलरी जब हमने उसे दी, हम कहेंगे भाई देखो, अब हमने तुम्हें आने वाले साल में जो अप्रैल 2021 आएगा, मई 2021 आएगा, उसका पैसा तो तुम्हें पहले ही दे दिया। वो कहता ठीक है जी साहब, मैं अगले 2 महीने आपके यहाँ काम करूंगा बिना पैसे लिए, क्योंकि मैंने एडवांस में ले लिया। हमने कहा ठीक है डन। तो आज 31 मार्च 2021 के दिन तो मान लीजिए अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो गया। अच्छा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमने 31 मार्च को ही पे किया, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मान लो वही मार्च के महीने में हमने कभी भी पे कर दिया या उससे पहले पे कर दिया, बट ये तय होना चाहिए कि वो आने वाले साल का है। अब हमने 31 मार्च को अपने अकाउंट्स को क्लोज करना है। क्योंकि 31 मार्च को हमने अकाउंट्स को क्लोज करना है माय डियर फ्रेंड्स, अब तो अकाउंट्स में लिख के दिखाना पड़ेगा, बताओ जी खर्चा कितना है। पता चला कि इस व्यक्ति ने इस करंट ईयर के 10,000 रुपए पर मंथ ले लिए। 10,000 रुपए इंटू 12 करके वो 1,20,000 तो ले ही चुका था। अब 10,000 इंटू 2 करके
ये 20,000 उसने आने वाले साल के भी ले लिए। हमने जब इस साल का खर्चा निकाला तो अरे बताओ जी बताओ जरा मिस्टर एक्स को कितने पैसे दिए हैं। अकाउंटेंट बोलेगा साहब हमने इसको इस साल के तो 1,20,000 पूरे दे ही दिए 12 महीने के, लेकिन आने वाले साल के भी 2 महीने का पैसा इसने पहले ही ले लिया जी, एडवांस दे दिया हमने, इसे प्रीपे कर दिया। तो अब हमारे पास दो चीजें आ गई। एक तो ये कि जो इस साल का खर्चा है वो कितना काउंट हो भाई, 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से 12 महीने का इस साल का जो खर्चा है वो केवल 1,20,000 रुपये दिखाया जाएगा। और वो ये 20,000 जो है ये इस साल का खर्चा नहीं है भैया, आने वाले साल का खर्चा है, तो इसके अगेंस्ट सर्विसेज लेनी बाकी है। इसीलिए 31 मार्च को जब अकाउंट्स क्लोज होंगे तो इस प्रीपेड एक्सपेंस को माय डियर फ्रेंड्स एसेट के रूप में दिखाया जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई सभी को? तो ये कहलाता है जी प्रीपेड एक्सपेंस। तो एक्सपेंस विच हैज बीन पेड इन एडवांस, आने वाले समय का पैसा हमने उसे पहले ही दे दिया, इसी को बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? अब ड्यू डेट तो अगले साल की थी, जैसे हमने अप्रैल और मई का उसे सैलरी का अमाउंट पहले दे दिया, या पहले एग्जांपल में मैंने पूरे साल गारंटी उसे इस साल में दे दिया आने वाले साल का, तो भाई ड्यू डेट तो बाद में थी। उस ड्यू डेट के आने से पहले ही, बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट अराइव्स, दिस अमाउंट इज प्रीपेड, हमने उस पैसे को एडवांस में दे दिया। माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज नोन एज प्रीपेड एक्सपेंस। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। ये तो सेम बात हो गई। अब क्योंकि मैंने इसके लिए एडवांस पे कर दिया तो भैया सर्विसेज लेनी बाकी है, लेनी बाकी है तो एसेट है। दैट इज वाई दिस इज ट्रीटेड एज एन एसेट, एसेट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का एसेट कहलाएगा मेरे दोस्तों, एज द बेनिफिट इज येट टू बी रिसीव्ड इन फ्यूचर। इसका जो बेनिफिट है भाई फ्यूचर में मिलना बाकी है, इसीलिए एसेट है। अब बिल्कुल उसका रिवर्स, जिसे हम बोलेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। माय डियर फ्रेंड्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब जानते हैं क्या होता है? मतलब होता है जी एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। उसका बिल्कुल रिवर्स, बिल्कुल रिवर्स। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति का बिजनेस थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा, वो अब अपने एम्प्लॉय से जाके बोलेगा अरे मेरे प्यारे एम्प्लॉयज जरा मेरी बात सुनो, बिजनेस अच्छा चल नहीं रहा तो मैं तुम्हें इस बार की सैलरी नहीं दे पाऊंगा, ये वाली सैलरी मैं तुम्हें अगले महीने दूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, अगर वो व्यक्ति, वो जो बिजनेसमैन है, वो जाके अपने एम्प्लॉयज से रिक्वेस्ट करता है, एम्प्लॉयज कहते अच्छा हो कोई बात नहीं, चलो सबकी सैलरी कितनी थी, मान लो 5 लोग थे, सबकी सैलरी 10,000 ईच, तो 50,000 रुपये वो कहते जी मैं 2 महीने के लिए, 2 महीने की सैलरी मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, आप सबके 10,000 रुपये मिला के 1 महीने के 50,000 रुपये और 2 महीने के हो गए जी 1,00,000। ये है तो इसी साल का खर्चा, मुझे मालूम है कि आप लोगों ने इसी साल मेरे लिए काम कर दिया है। आज 31 मार्च भी हो गई लेकिन मैं आपका ये पैसा नहीं दे पा रहा, तो बिजनेसमैन ने रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा चलो भाई एम्प्लॉयज ने ठीक है जी, आज ये खर्चा ड्यू तो हो गया, एक्सपेंसेस आर ड्यू टू बी पेड बट दे आर नॉट पेड। सो एक्सपेंसेस ड्यू हैं बट दे आर नॉट पेड, दीज आर कॉल्ड एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग। देना है इसी साल का खर्चा है मगर दिया नहीं, देना बाकी है तो लायबिलिटी, लेना है तो एसेट और देना है तो लायबिलिटी। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज अगर हम देखें जी 31 मार्च ये करंट ईयर चल रहा है और करंट ईयर का पैसा देना बाकी था 1,00,000 रुपया, इस साल नहीं दे करके हमने कहा भाई साहब ये पैसा हम आपको अगले साल देंगे, 1 अप्रैल 2021 के बाद समय जो आने वाला है हम उस समय आपको ये पैसा देंगे, तो वो करंट ईयर तो निकल गया है, तो करंट ईयर का खर्चा मगर दिया नहीं, कोई बात नहीं, देना बाकी है मगर ये खर्चा इसी साल का है। दिस इज द एक्सपेंडिचर ऑफ द करंट ईयर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये है एक्सपेंस फॉर द करंट ईयर, ये सी जो लिखा है क्या है, करंट ईयर, वाई आर। तो एक्सपेंसेस ड्यू हो गए, खर्चा इसी साल का है मगर दिया नहीं, देना बाकी है तो लाइबिलिटी बन गई। सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस? कोई भी ऐसा खर्चा, कोई भी ऐसा एक्सपेंस जिसकी
पेमेंट हमें इस साल करनी तो थी, बट दैट हैज नॉट बीन मेड। दो द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट हैज पास्ड, पेमेंट की जो ड्यू डेट है वो तो जा चुकी है, और अगर वो जा चुकी है, पैसा देना बाकी है, तो भैया अब हम क्या बोलेंगे, अब हम क्या बोलेंगे कि क्या है, लायबिलिटी बन गई। खर्चा इनकर कर दिया, बेनिफिट भी इसी साल में ले लिया, बेनिफिट हैज ऑल्सो बीन टेकन इन दिस करंट ईयर, बट द मनी हैज नॉट बीन पेड, देना बाकी है, देना बाकी है, तो भैया फिर लायबिलिटी हो गई। वेरी वेरी सिंपल, खर्चा भी कर दिया, बेनिफिट भी ले लिया, पैसा भी नहीं दिया, देना बाकी है, तो लायबिलिटी। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देना बाकी है तो भैया लायबिलिटी है, thus it becomes liability for the business because the benefit is taken but the payment is yet to be made, the payment is yet to be made। अब ध्यान से बिल्कुल अच्छे तरीके से इस वाले चार्ट को समझिएगा, क्योंकि खेल बड़ा ही मजेदार है, सारी बातें एक ही चार्ट में ले आया। अब ध्यान से देखिएगा इस बात को, बिल्कुल तसल्ली से, मजा आएगा बिल्कुल। तो जी हमने कहा जी करंट ईयर का जो एक्सपेंस है ना, करंट ईयर का एक्सपेंस, ये है करंट ईयर, वो है 1,000 रुपए पर मंथ। तो 12 महीने के हिसाब से पूरे साल का हो गया 12,000, करेक्ट। यानी हर साल हमें ये वाला खर्चा करना पड़ता है 1,000 रुपए पर मंथ, तो 12,000 रुपए हर साल के बनते हैं। मान लीजिए केस 1 हमारे पास आया, 12 के 12,000 हमने पे भी कर दिए, 12 के 12,000 हमने पे कर दिए। अब बताइए क्या कुछ देना बाकी है? 12,000 का खर्चा बनता था, हमने 12,000 पे कर दिया। क्या कुछ लेना बाकी है? नो। तो भैया ना तो लेना बाकी ना देना बाकी, 12,000 बनता था, हमने 12,000 ही दिया है, करंट ईयर का ही पूरा खर्चा है, तो भैया दैट्स इट, कहानी खत्म। 12,000 को पूरे के पूरे करंट ईयर के एक्सपेंस में दिखा दिया जाएगा कि ना लेना बाकी ना देना बाकी, ना कोई लायबिलिटी और ना ही कोई एसेट। लेकिन मान लो केस 2, देना बनता था 12,000, 1,000 रुपए पर मंथ हमें देना था, मगर हमने केवल 11,000 ही पे किया। अगर हमने 11,000 ही पे किया तो माय डियर फ्रेंड्स अब देना कितना बाकी है, सवाल हमारे सामने ये है। देना बाकी है जी 1,000 रुपए, 12 में से 11,000 दे दिया, 1,000 देना बाकी है, तो लायबिलिटी कितने की बच गई माय डियर फ्रेंड्स? लायबिलिटी बच गई 1,000 की, और खर्चा तो 12,000 ही है, खर्चा तो यहाँ 12,000 ही है। पूरे साल का जो एक्सपेंस दिखाना है वो 12 का 12,000 ही रहेगा। अब मैंने अगर कम पे किया तो कोई बात नहीं, 1,000 बाद में पे कर देंगे। 1,000 रुपए मेरा आउटस्टैंडिंग बन गया, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, इट इज येट टू बी पेड। 12 में से 11 पे कर दिया, 1,000 की लायबिलिटी, लेकिन खर्चा तो पूरा ही 12,000 रहेगा। ठीक है जी। अब उसी तरह से मान लीजिए तीसरा केस आ गया, फिर से एक्सपेंस की बात की, करंट ईयर का खर्चा कितना है भैया? वो तो 12,000 ही है, 1,000 रुपए पर मंथ, 12 महीने के हिसाब से 12,000 बनता है, लेकिन पेमेंट कितनी कर दी? हमारे एम्प्लॉय ने बोल दिया सर जरा जरूरत है, पैसा ज्यादा दे दो। हमने कहा चल भैया ले ले, 12 की जगह 15 पे कर दिया, यानी 3,000 रुपया मैंने आने वाले साल का भी इसी साल में पे कर दिया। दिस 3,000 रुपीज इज पेड इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो माय डियर फ्रेंड्स इसके लिए सर्विसेज अभी लेनी बाकी है, और लेना बाकी है तो एसेट, इसे बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। 15 में से 12 तो इसी साल का खर्चा दिया, यही दिया हमने, 3,000 और एडवांस में दे दिया आने वाले साल का, तो भैया उसकी तो सर्विसेज लेनी बाकी है, काम करवाना बाकी है, उससे लेना बाकी है, तो एसेट। तो यहां पर हर बार जो खर्चा आएगा वो 12,000 ही आएगा, उसको पे किया या नहीं किया, ज्यादा कर दिया या कम कर दिया, उसके हिसाब से एसेट या लायबिलिटी हमारी जनरेट हो जाएगी। लेकिन खर्चा जो है वो इस साल का 12,000 ही माना जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये थी कहानी प्रीपेड एक्सपेंस की और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की। इस पूरे के पूरे पोर्शन को दोबारा आपने देखना है, नोट्स बनाने हैं, अच्छी तरह दिमाग में फीड करना है, तभी अगले पॉइंट पर चलिएगा। तो मैं फिलहाल चलता हूं अपने अगले पॉइंट पर। ये जो बातें थी दोनों एक्सपेंसेस की थी।
एक्सपेंसेस या तो आपने एडवांस में दे दिए, या इस साल का देना बाकी था वो आपने दिया नहीं, देना बाकी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये एक्सपेंसेस की दो कहानियां जो खत्म हुई, अब हम इनकम की तरफ आ जाते हैं। इनकम में भी हमारे पास दो बातें होंगी। हमने मान लीजिए किसी से पैसा लेना था, हर साल हमने किसी व्यक्ति से पैसा लेना होता है, और मान लीजिए प्रॉपर्टी हमारा किराए पर देने का ही काम है, हमारा मेन बिजनेस यही है। हम प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, उनको किराए पर देते हैं, हमारा मेन बिजनेस ही यही है। यानी रियल एस्टेट का बिजनेस है जिसमें हमारी रेंटल इनकम भी आती है। तो अगर प्रॉपर्टी को बेच के भी कोई इनकम आ जाए वो भी हम दिखा देते हैं, हमारा मेन काम ही यही है। लेकिन जब तक वो नहीं बिक रही, कुछ प्रॉपर्टीज हमने किराए पर भी दी हुई है। अब किराए पर दी हुई है तो भैया हर महीने रिकरिंग अमाउंट लगातार आएगा, करेक्ट और नॉट। तो अब हमने कहा कि भाई हमारा इनकम, हमारी रेंटल इनकम तो आनी है, क्या पूरी की पूरी आ गई? उसने कहा हाँ जी, हर महीने का किराया 10,000 होता है, 10,000 रुपया हर महीने का किराया है, तो पूरे साल का 1,20,000 हो गया। हमारा 1,20,000 आ गया, इसका मतलब 1,20,000 की इनकम बनती है, वो पूरी की पूरी मिल गई, ना एसेट ना लाइबिलिटी। लेकिन मान लो कि हमारे किराएदार ने बोला जी जरा थोड़ा काम धंधा ढीला है, आप इस बार के 2 महीने का रेंट जो है छोड़ दो, अगले महीने में आपको सारा दे दूंगा, अगले साल में, अगले साल की शुरुआत में। तो हमने देखा जी इस साल में तो 1,20,000 रुपए आना चाहिए था, 10,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से, लेकिन उसमें से केवल 10,000 रुपए 10 महीनों के लिए आए हैं, यानी 1,00,000 आया, 20,000 अभी भी बाकी है। तो वो 20,000 इनकम हमारी क्रिएट तो हो गई, अक्रूवल तो उसका हो गया, क्योंकि हमने तो अपनी जगह किराए पर दी हुई थी। हमने वो इनकम कमा तो ली, मगर वो पैसा नहीं मिला। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब हम कोई इनकम को कमा लेते हैं, हमने अपनी तरफ से सर्विसेज दे दी, हमने अपनी प्रॉपर्टी उसे रेंट पर दे रखी, अर्न कर लिए, लेकिन ये मनी अभी रिसीव नहीं हुआ, इसे बोलते हैं अक्रूड इनकम, कि मेरी बिजनेस की इनकम का अक्रूवल हो गया, लेकिन वो पैसा मिला नहीं, लेना बाकी है। लेना बाकी है जी 2 महीने का रेंट, तो फिर वो एसेट बन गया, लेना है तो एसेट, देना तो लाइबिलिटी। अच्छा, लेकिन हमारा जो एम्प्लॉई है, हम सॉरी, हमारा जो ये टेनेंट है जिसको हमने किराए पर दिया हुआ है, उसने कहा जी देखो जी हमारा तो बिजनेस बड़ा शानदार चल रहा है, तो एक काम करो, ये लो पूरे अगले साल का रेंट भी एडवांस में ले लो जी। हमने कहा वाह भाई वाह, आती हुई लक्ष्मी को कौन मना करे। उसने कहा ठीक है जी, पूरे साल का रेंट एडवांस में दे रहा हूं आपको, लेकिन इस साल रेंट मत बढ़ाना। हमने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी होता है ना। तो हमें अब पूरा के पूरे साल में जो पैसा मिलना था उसने एक ही बार में दे दिया। हमने कहा ठीक है, इस साल कोई रेंट नहीं बढ़ेगा, इकट्ठा अमाउंट ले लिया। तो जो हमने रेंट का अमाउंट इकट्ठा ले लिया वो तो आने वाले साल का मिल गया। आने वाले पूरे साल का रेंट अगर एडवांस में मिल गया मुझे, मेरी इनकम है, तो मैं क्या कहूँगा कि मैंने पैसा तो एडवांस में ले लिया, लेकिन अभी वो किराए पर पूरी की पूरी प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी उतने समय के लिए, अभी सर्विसेज देनी बाकी है और देना बाकी है, तो लायबिलिटी। इसे कहते हैं कि मैंने इनकम अभी कमाई नहीं, यानी क्योंकि मैंने सर्विसेज ही नहीं दी तो मैंने कमाई कहां से? सर्विसेज तो अभी पूरे साल देनी बाकी है, देना बाकी है, तो लायबिलिटी। अब बिना सर्विसेज दिए मुझे मेरे पास एडवांस दे दिया उसने, तो ये इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हो गई। दिस इज कॉल्ड अनअर्न्ड इनकम। जो इनकम मैंने अभी कमाई नहीं है मगर मुझे मिल गई एडवांस में, सर्विसेज देनी बाकी है, इसीलिए वो बन जाएगी लायबिलिटी। तो आइए जरा इसके बारे में कुछ और बातचीत भी कर लेते हैं। मान लो 2,000 रुपए पर मंथ की हमारी इनकम है, 2,000 रुपए पर मंथ की इनकम है, तो पूरे साल की इनकम कितनी हो गई जी? 24,000 रुपए। तो मान लीजिए हम किसी को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और वो हर महीने हमें 2,000 रुपए की कमीशन देता है, ठीक है। अब ये कमीशन है, मान लो कमीशन की इनकम है, और 2,000 रुपए की कमीशन हमारी फिक्स्ड है, तो 24,000 रुपए बनती है पूरे साल की। अब 24,000 पूरे साल की बनती है, और केस 1 हमारे सामने आ गया है जिसमें हमने पूरे 24,000 ही रिसीव कर लिए। तो बताइए क्या कुछ लेना या देना बाकी है? क्या कुछ लेना है बाकी? क्या कुछ देना है बाकी? नो, ना लेना बाकी ना देना बाकी। माय डियर फ्रेंड्स, इसका मतलब हमारी करंट ईयर की जो इनकम लिखी जाएगी वो 24,000 ही है। हालांकि इन सभी केसेस में चाहे वो एडवांस में मिले या ना मिले, इनकम तो हमारी 24,000 ही रहेगी, जो कि हमने ऊपर लिख दी है। तो हमें पूरा का पूरा अमाउंट ये रिसीव्ड हो गया, ये रिसीव्ड है जी। लेकिन मान लो 24,000 की जगह उसने केवल हमें दिए 20,000 और कहा साहब 4,000 ना अगले साल ले लेना, यानी 4,000 रुपीज
is yet to be received. The amount of rupees 4,000 rupees is yet to be received. ये लेना बाकी है, लेना बाकी है, तो ऐसे अब है। तो इस साल की इनकम अगर कोई पूछे तो कितनी है, हम बोलेंगे जी 24,000 है। इनकम तो हमारी इस साल की 24,000 ही रहेगी, चाहे कोई भी केस हो। लेकिन उस 24 में से 20 का कैश मिल गया, वो तो जेब में आ गया, लेकिन 4,000 रुपए अभी भी लेने बाकी हैं। वो जो 4,000 रुपए लेने बाकी है ना, वो इनकम अक्रू तो हो गई, इनकम जनरेट तो हो गई, हमने सर्विसेज तो दे दी, मगर पैसा मिला नहीं, लेना बाकी है। और लेना बाकी है तो इसीलिए कहलाता है वो एसेट, इसे बोलते हैं अक्रूड इनकम। इज दैट वेरी वेरी क्लियर टू यू? सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए वो हमें कहे जी लो एडवांस में ले लो, ये लो 6,000 रुपए और पकड़ो 3 महीने का किराया एडवांस में ले लो। हमने कहा ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। उसने 24,000 इस साल के तो दे दिए, और 30,000 रुपए टोटल अगर दिए तो इसका मतलब 6,000 रुपए एडवांस में दे दिए। सो ₹6,000 अमाउंट इज रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर। ये पैसा नेक्स्ट ईयर का मुझे पहले ही मिल गया, तो भाई आने वाले 3 महीने की सर्विसेज भी तो देनी बाकी है। सर्विसेज अगर देनी बाकी है, वो घर किराए पर देना बाकी है, देना बाकी है, तो लायबिलिटी। अब ये वो इनकम है जो कमाई नहीं है, अभी सर्विसेज देनी बाकी है, अनअर्न्ड इनकम कहा जाता है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। सो माय डियर फ्रेंड्स, इनकम की मैंने सारी बातें क्लियर कर दी, तो आइए जरा आप देख लें क्या होती है ये अक्रूड इनकम। ये इनकम क्या है? व्हेन द इनकम इज अर्न्ड, कमाई तो कर ली, बट मनी अगेंस्ट दैट इज नॉट रिसीव्ड। हमने जगह किराए पर तो दे दी, मगर उसके लिए पैसा अभी रिसीव हुआ नहीं। दिस इज कॉल्ड अक्रूड इनकम। ये कहलाती क्या है? अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम एक बिजनेस का एसेट बन जाता है जी। क्यों बिजनेस का एसेट है? फर्म का एसेट क्यों है? बिकॉज गुड्स और सर्विसेज आर ऑलरेडी प्रोवाइडेड एंड द इनकम इज अर्न्ड फ्रॉम द ट्रांजैक्शन। हमने उस ट्रांजैक्शन से पैसे कमा भी लिए, बट उसके अगेंस्ट अभी मनी रिसीव नहीं हुआ, वो लेना बाकी है। और लेना बाकी है मेरे दोस्तों, तो वो कहलाता है एसेट। अब अनअर्न्ड नाम से ही मालूम है कि अभी कमाया नहीं है, बिना सर्विसेज दिए ही ये पैसा हमें एडवांस में मिल गया। सो व्हेन द मनी अगेंस्ट आवर गुड्स और सर्विसेज, व्हेन द मनी अगेंस्ट आवर गुड्स और सर्विसेज इज रिसीव्ड इन एडवांस, हमने वो एडवांस में ही रिसीव कर लिया। We have not provided those goods and services as yet. हमने अभी तक वो goods और services provide नहीं की हैं. That income is not yet earned. हमने वो इनकम अभी तक कमाई नहीं है, हमें वो पैसा एडवांस में मिल गया है। तो ऐसी रिसीट्स को माय डियर फ्रेंड्स कहा जाता है अनअर्न्ड इनकम। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये क्या है? ये है जी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अनअर्न्ड इनकम इज अ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। बिजनेस के लिए ये लायबिलिटी मानी जाती है, क्योंकि इसके अगेंस्ट अभी सर्विसेज देनी बाकी है। तो हमने जो पूरा का पूरा काम किया, उसमें हमें क्या नजर आया? एक हिस्सा नजर आया जी एक्सपेंस का, दूसरा हिस्सा नजर आ गया इनकम्स का। तो अगर मैं एक्सपेंस की बात करूं, उसमें भी हमारे पास ये दो चीजें हैं, प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग। प्रीपेड का मतलब क्या था कि आने वाले समय का खर्चा पहले ही दे दिया हमने, तो सर्विसेज लेनी बाकी है, इसीलिए एसेट। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब है एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, देना बाकी है, ये है लायबिलिटी। यानी हमने सर्विसेज ले ली, अपने एम्प्लॉय से काम करवा लिया, मगर पैसा नहीं दिया। करेक्ट। उसी तरह से इनकम की बात करें, अक्रूड इनकम और अनअर्न्ड इनकम। अक्रूड का मतलब है कि हमने इनकम कमा तो ली, मगर पैसा मिला नहीं, लेना बाकी है, इसीलिए एसेट बन गया। और अनअर्न्ड इनकम का मतलब जो भी कमाई नहीं है, आने वाले साल की इनकम, मगर पहले ही पैसा रिसीव कर लिया, उसके अगेंस्ट अभी सर्विसेज देनी बाकी है, देना बाकी है, तो लायबिलिटी। वेरी वेरी सिंपल। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारा 4 पॉइंट का जो काम हुआ, ये बेहद इंपॉर्टेंट था, इसे बहुत अच्छे तरीके से करिएगा। करेक्ट। तो ये काम हमारा यहीं पर होता है समाप्त। अब मैं चलता हूं अपने अगले टॉपिक की ओर। माय डियर फ्रेंड्स, ये है बिल्स ऑफ एक्सचेंज।
एक बात समझ लो कि जो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में आपको ये सारी की सारी चीजें करा रहा हूं, ये आने वाले सारे के सारे चैप्टर्स का बेस है। तो चाहे आपने कभी जिंदगी में पहले इनके बारे में पढ़ा या नहीं पढ़ा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सब दिमाग में था वो डिलीट कर दो। जो मैं क्लासेस आपको यहां दे रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, उसको अच्छे तरीके से कर लो, ये सोच के कि आज तक पहले कभी पढ़ाई नहीं। और जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए तो भैया सीधी सीधी बात है, अमृत है ये, अमृत। ठीक है कि नहीं? इतनी डिटेल आपको कहीं पर नहीं मिलने वाली, इस बात का मैं आपसे वादा करता हूं। तो चलिए, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या चीज है जी? बड़े मजेदार तरीके से हम इसको सीखेंगे, पूरा का पूरा चैप्टर भी आएगा, और आने वाले न जाने कितने चैप्टर्स में बिल ऑफ एक्सचेंज बार बार आपसे पूछा जाएगा, बार बार इसके आगे सवाल आपके सामने आएंगे। तो अब बड़े ध्यान से इस सिस्टम को समझिए और हम इसे शुरू करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, मान लीजिए कि एक है मिस्टर ए जो कि एक सेलर है, और दूसरा है मिस्टर बी जो बायर है। सेलर ने बायर को उधार पर सामान बेचा 10,000 रुपए का, यानी उसने उसे क्रेडिट सेल कर दी। अब सेलर ने बायर से कहा, भाई मैं तुम्हें उधार पर सामान तो बेच रहा हूं, लेकिन मुझे कुछ सबूत तो चाहिए। तो मैं एक रिटन डॉक्यूमेंट यहां पर ये तुम्हारे सामने ला रहा हूं, लिख कर लूंगा और तुम उस पर साइन करोगे। बोलो मंजूर है तो ये सामान उधार पर दूंगा, अदरवाइज नहीं दूंगा। बी ने कहा जी बिल्कुल मंजूर है। तो ए ने एक डॉक्यूमेंट लिखा, ही रोट एन ऑर्डर। उस ऑर्डर में क्या था कि मिस्टर बी, तुम मुझे या मेरे बताए गए व्यक्ति को ये 10,000 रुपए दोगे, जिसके लिए तुम्हें मैं वैल्यू अभी दे रहा हूं, जिसके लिए गुड्स मैं तुम्हें अभी दे रहा हूं, और उसकी वो 2 कॉपीज बनाएगा और बी से कहेगा भैया साइन करो। मिस्टर बी उसे एक्सेप्ट करेंगे, साइन करेंगे, एक कॉपी ए के पास आ जाएगी, दूसरी कॉपी बी के पास आ जाएगी। बी और ए के पास, दोनों के पास वो साइंड कॉपी मौजूद रहेगी। तो सबसे पहले मिस्टर ए ने उधार पर सामान बेचा, 3 महीने का ये समय था। ए ने बी से कहा कि भाई मैं तो एक डॉक्यूमेंट तुम पर लिखूंगा, ये रिटन डॉक्यूमेंट कहलाएगा बिल ऑफ एक्सचेंज। ये एक ऑर्डर होगा जिसमें मैं तुम्हें ऑर्डर दूंगा कि तुम मुझे या मेरे बताए गए व्यक्ति को 3 महीने बाद ये पैसा दोगे, और उसके बाद तुम इसे एक्सेप्ट करोगे। बी ने कहा ठीक है जी, मैं रेडी हूं, मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं। इस डॉक्यूमेंट की 2 कॉपीज बनाई गई, कॉपी नंबर 1 और कॉपी नंबर 2। कॉपी नंबर 1 मिस्टर ए के पास आ गई और कॉपी नंबर 2 मिस्टर बी के पास। मिस्टर ए ने इस कॉपी नंबर 1 के बदले में पैसा लेना है, तो यही बिल ऑफ एक्सचेंज हमने जिस डॉक्यूमेंट को नाम दिया उसकी 2 कॉपीज बनी। इस कॉपी के अगेंस्ट मिस्टर ए ने पैसा लेना है, तो ये बन गया उसके लिए बिल रिसीवेबल। और मिस्टर बी ने उसी डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट पैसा देना है उसकी कॉपी के लिए, यह बन गया उसके लिए बिल्स पेबल। मिस्टर ए ने बिल रिसीवेबल के अगेंस्ट पैसा लेना है, और लेना है तो भैया ये एसेट है, और मिस्टर बी ने इस बिल पेबल के अगेंस्ट पैसा देना है, और देना है तो भैया लायबिलिटी है। करेक्ट। अब कहानी ये आती है कि यहां पर ए जो कि एक सेलर था, उसके पास तो इस डॉक्यूमेंट ने राइट दे दिया, अधिकार देना ही था भाई, क्योंकि उसने सामान बेचा है तो पैसा लेने का अधिकार है। क्योंकि 1,00,000 रुपए की जो क्रेडिट सेल की गई उसके बदले में पैसा लेना भी तो है, तो ये बिल रिसीवेबल उसे एक अधिकार देता है, राइट देता है, एसेट देता है। जबकि बी के लिए, बायर के लिए, वही एक ऑब्लिगेशन बन गया, वो एक लायबिलिटी बन गई, ऑब्लिगेशन बन गया, क्योंकि उसने उसी चीज के बदले में पैसा देना है। सामान खरीदा भाई उसने उधार पे। तो यहां पर ए जिसने वो बिल लिखा वो कहलाता है ड्रॉअर, और जिस व्यक्ति पर बिल लिखा गया वो कहलाता है ड्रॉई।
इज दैट वेरी वेरी क्लियर? तो बिल लिखने वाला व्यक्ति ड्रॉर है, जिस पर बिल लिखा गया वो ड्रॉई, जिसने बिल लिखा उसका अधिकार है, वो ऑर्डर दे रहा है क्योंकि सामान बेचा है, सेलर है वो, उसके पास राइट है, वो बिल रिसीवेबल बन गया, उसके लिए वो एसेट बन गया। और जिसने सामान खरीदा उधार पर, उसकी लायबिलिटी है, उसके लिए वही डॉक्यूमेंट की कॉपी बिल पेबल बन गई, वो लायबिलिटी बन गई। अब बिल ऑफ एक्सचेंज जब हमने देखा 1 जनवरी 2022 को लिखा, अगर मान लीजिए, तो उसका कोई ना कोई टाइम पीरियड भी है। वो टाइम पीरियड लिखा जी 3 महीने का। अब ध्यान से सुनिएगा, बड़ी मजेदार बात बताने जा रहा हूं। 1 जनवरी 2022 के दिन वो लिखा, तो भाई यहां से 3 महीने का बिल है, तो 1 फरवरी 2022 तक 1 महीना हो गया, 1 मार्च 2022 तक 2 महीने हो गए, और 1 अप्रैल 2022 तक पूरे 3 महीने हो गए, यानी यहां पर 3 महीने पूरे हो गए। लेकिन इन 3 महीनों में 3 दिन ग्रेस के ऐड कर दिए जाएंगे। इन 3 दिनों में, 3 महीनों में 3 दिन ग्रेस के ऐड कर दिए जाएंगे, यानी 1 अप्रैल की जगह जो मेच्योरिटी डेट होगी, यानी जिस दिन पैसा लेने का अधिकार आएगा, वो मेच्योरिटी डेट होगी 4 अप्रैल 2022। अब सवाल आपके दिमाग में आएगा कि सर ये 3 दिन ग्रेस के क्या है? हमने तो जी स्कूल में ही सुने, ग्रेस मार्क्स से पास कर दिया जाता है, यानी कुछ एक्स्ट्रा टाइम दे दिया, एक्स्ट्रा मार्क्स दे के पास कर दिया, यहां पर कुछ एक्स्ट्रा टाइम दे दिया। तो माय डियर फ्रेंड, ये वही ग्रेस है, एक्स्ट्रा, कुछ एक्स्ट्रा दे करके हमने क्या कर दिया, ये ग्रेस पीरियड लॉ में तब्दील हो गया। अब आप कहोगे सर ये लॉ क्यों बनाया गया, 3 दिन क्यों ऐड किए गए, और 3 ही दिन क्यों ऐड किए, 5 क्यों नहीं किए, 7 क्यों नहीं किए, 1 क्यों नहीं किया गया? इस 3 के पीछे आखिरकार राज क्या है और लॉ कैसे बना? तो मेरे दोस्तों, इसका जो सारा का सारा रीजन है, वो हमारे यहाँ एक एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 केवल 3 चीजों के बारे में सारी कहानी सुनाता है। सारे के सारे उसके अंदर जितने भी प्रोविजंस हैं, जितना भी ये पूरा का पूरा एक्ट बना है, लॉ बना हुआ है, इसमें 3 चीजों के बारे में डिटेल है, और वो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट और चेक। तो चेक के बारे में तो आपने इन जनरल सुना ही होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट की डिटेल भी मैं आपको दूंगा। बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में मैंने आपको यहाँ बता दिया, अब मैं आपको बताऊंगा प्रॉमिसरी नोट के बारे में थोड़ी देर में, और पहले बिल ऑफ एक्सचेंज के वो जो 3 दिन की बात है ना, पहले उसको एक्सप्लेन करता हूं। तो बात ये बहुत पुरानी है, अभी की नहीं है, पुराने समय से चला आ रहा है। उस समय भी ये इस तरह का डॉक्यूमेंट चला करता था, जिसे कहते थे हुंडी, ठीक है कि नहीं, हुंडी। तो पुराने समय में भी लोन तो चलता ही था, तो उस समय जो साहूकार लोग होते थे, वो कहते थे ठीक है भाई, तुम्हें मैं इतने महीने के लिए उधार दे देता हूं, तुम्हें ये साइन करना पड़ेगा, अंगूठा लगाना पड़ेगा, और फिर मैं पैसे लेने आऊंगा। बातचीत तय हो गई जी। अब मार्केट के अंदर क्या होने लगा जी, वो एक व्यक्ति ने बोला जी ठीक है साहब, 2-3 दिन का समय दे दो, उसने 3 दिन का समय दे दिया। अब 3 दिन का समय दे दिया, तो उसके बाद उसने पेमेंट कर दी, तो मार्केट के अंदर ये बात फैल गई, अच्छा जी वो 3 दिन एक्स्ट्रा दे देता है। तो बाकी लोग जो हैं, जिन लोगों ने लोन लिया हुआ था, वो अपने क्रेडिटर से बोलने लगे, साहूकार से बोलने लगे, देखो जी देखो, उसके साहूकार ने तो 3 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया था, ग्रेस पीरियड दिया था, 3 एक्स्ट्रा डेज दिए थे, आप भी हमें दो। अब धीरे धीरे करके किसी ने दिए, किसी ने नहीं दिए, लेकिन ऐसा जो ये चक्र था वो चलता चला गया, ये चक्र चलता चला गया, और धीरे धीरे करते करते ये रिवाज बन गया, ये एक कस्टम बन गया कि भाई क्या किया जाता है, मार्केट में तो 3 दिन एक्स्ट्रा दिए ही जाते हैं। अब वो रिवाज बन गया, तो भाई हर साहूकार को लोन इस तरह से देना पड़ रहा है, और 3 दिन एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। धीरे धीरे करते करते वो एक रिवाज जब बना, तो अब एक समय आ गया कि भाई इस लोन की लेन देन पे ये जो हुंडी बन रही है, या जो बिल ऑफ एक्सचेंज बन रहे हैं, इनके लिए जरा कोई कानून भी बनने चाहिए। जब कानून बनाने की बात आई, तो कानून बनाने से पहले
सारे के सारे लोग ना सबसे पहले रेफर करते हैं कानून बनाने वाले सोर्सेज ऑफ लॉ को, यानी उस लॉ का सोर्स क्या है, वो कारण क्या है, उसके लिए फॉरेन कंट्री के लॉज भी देखे जाते हैं, ठीक है, पुराने स्क्रिप्चर्स भी देखे जाते हैं, हमारे देश की अपनी रिक्वायरमेंट भी देखी जाती है, और करंट सिनारियो भी देखा जाता है, और कस्टम भी देखे जाते हैं कि उस देश में उस चीज़ को लेकर क्या कोई कस्टम तो नहीं है, क्या कोई रिवाज तो नहीं है, तो उसको भी देखा जाता है। तो जब ये लॉ बनाया गया तो भैया वन ऑफ द सोर्स ऑफ लॉ वॉज कस्टम, के कस्टम या भैया 3 दिन तो दिए जाते हैं जी। तो उस लॉ को बनाते समय, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 को बनाते समय, जब इन 3 चीजों के बारे में रूल्स बना रहे थे, तो बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट में इन 3 एक्स्ट्रा डेज को देने का लॉ बना दिया गया, और उस लॉ को बनाने के पीछे ये रिवाज था, ये कस्टम था। चेक में 3 दिन एक्स्ट्रा देने का कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट में ऐसा होता है। इसीलिए ये 3 दिन का आया, कोई ऐसा नहीं कि हाँ भाई सुबह लॉ बनाने वाला उठा और अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 करके 1 3 5 7 में से 3 चूज कर लिया, ऐसा नहीं होता, ठीक है कि नहीं। तो ये जो है उस कस्टम के कारण आया। तो अब ये सारी की सारी चीज आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको इसी बिल ऑफ एक्सचेंज का एक और शानदार पॉइंट आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। जब मैंने आपको ये वर्ड्स बोले कि ए ने बी को ऑर्डर दिया कि तुम ये पैसा मुझे या मेरे बताए गए व्यक्ति को ये पैसा दोगे, ये लाइन बोली थी ना कि या तो तुम ये पैसा मुझे दोगे या मेरे बताए गए व्यक्ति को पैसा दोगे, और ये मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूं क्योंकि उसने सामान बेचा है जी, और बी उसे एक्सेप्ट कर रहा है, साइन कर रहा है, ठीक है साहब मैं दूंगा। तो अब मैं उस एंगल को आपके सामने लेकर आ रहा हूं। तो ये नया एग्जाम्पल है जी, ठीक है, और नया पॉइंट है। तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी पर एक बिल लिखा, क्योंकि 10,000 रुपए का सामान बेचा गया, 3 महीने का बिल लिखा गया, और मिस्टर ए ने पैसा लेना है, तो इसके पास बिल रिसीवेबल आ गया, राइट आ गया, एसेट आ गया, और मिस्टर बी की बन गई लायबिलिटी, मिस्टर बी का बन गया ऑब्लिगेशन के ठीक है जी आप जिसको बोलोगे मैं उसे पैसा दूंगा। 3 महीने बाद 3 महीने 3 दिन का समय दे दिया था। अब ए के पास मिस्टर सी पहुंच गए। मिस्टर सी ने कहा, अरे मिस्टर ए भाई, मैंने तुमसे 10,000 रुपए लेने हैं, इतने दिन हो गए भाई, कब दोगे पैसा। ए ने कहा जी बस मैं तो आपको देने ही वाला था, लेकिन अभी मेरे पास मिस्टर बी से आए नहीं, उसने ना मुझे ये बिल दे दिया है, उसमें लिखा हुआ है कि वो मुझे या मेरे बताए गए व्यक्ति को ये 10,000 रुपए देगा। सी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, वही बिल मेरे नाम कर दो, मैं जाके बी से ले लूंगा। ए ने कहा बहुत अच्छा, मैं ये राइट आपके नाम ट्रांसफर कर देता हूं। उसने लिख दिया कि मैं ये राइट मिस्टर सी के नाम ट्रांसफर करता हूं, अब सी के पास इस पैसे को लेने का अधिकार होगा। अब सी के पास वो बिल आ गया, इसे कहा जाता है मेरे दोस्तों एंडोर्समेंट। क्या बोलते हैं इसे, बोलते हैं एंडोर्समेंट। तो जब ये एंडोर्स हो गए, ये बिल एंडोर्स हो गया, आज ये सी के पास आ गया, वो 3 महीने 3 दिन बीते, और वो ये वाला बिल जो कि उसके नाम एंडोर्स हुआ था, ये ड्यू डेट पर इस बिल को उसने बी के पास प्रेजेंट कर दिया कि लाओ जी लाओ, मैं अब आपसे पैसा रिकवर करूंगा। बी ने कहा साहब मैं तो इंतजार ही कर रहा था कि कौन ये लेकर आए, ये लीजिए जनाब। बी ने फटाफट से 10,000 रुपए निकाले, और 10,000 रुपए का कैश मिस्टर सी के हाथ में पकड़ा दिया, और उसका हाथ भी पकड़ लिया कि मिस्टर सी, ये पैसे लेन देन तो चलता रहेगा भाई साहब, चाय पकोड़े खाए बिना जाने नहीं दूंगा। चाय मंगाई, पकोड़े मंगाए, और ये लो जी पैसे भी लो। तो ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं। तो भाई अब देखो, इस पूरे के पूरे सिस्टम को हमने क्या कह दिया, ये कहलाता है एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल। क्या कहलाता है, ये कहलाता है एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल, जिसमें जिस व्यक्ति के पास, यानी पहले ये राइट ड्रॉर के पास था, से यस और नो, उस ड्रॉर ने इस राइट को किसी और व्यक्ति के नाम एंडोर्स कर दिया, ये कहलाती है एंडोर्समेंट, ठीक है। तो एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल। तो हमने यह ध्यान से देखा कि जो मिस्टर ए थे वो सेलर थे, उस सेलर ने क्योंकि सामान उधार पर बेचा तो इसीलिए वो क्रेडिटर बन गया।
अब क्योंकि उसने पैसा लेना था इसलिए डॉक्यूमेंट लिखा, डॉक्यूमेंट लिखने वाला ऑर्डर देने वाला व्यक्ति कहलाता है ड्रॉअर। अब जब उसने वो बिल लिख दिया, लिखने के बाद उस बिल के अगेंस्ट उसका पैसा लेने का अधिकार आ गया, वो बिल उसके लिए बन गया बिल रिसीवेबल। और बिल रिसीवेबल एक एसेट है क्योंकि वो पैसा लेने का अधिकार देता है। तो अब आप इस पूरे सिस्टम को समझ गए। अब इसका रिवर्स चेक करिए बी के बारे में। बी एक बायर है, बी ने उधार पर सामान लिया है, तो भैया वो ए का डेटर बन गया। उस पर बिल लिखा गया और उसने उसे एक्सेप्ट किया, तो वो ड्रॉई बन गया। बिल लिखने वाला ड्रॉअर है, जिस पर लिखा गया वो ड्रॉई है। अब क्योंकि इसने इस बिल के अगेंस्ट पैसा देना है, इसके लिए वो कहलाएगा बिल पेबल। देना बाकी है, इसीलिए बिल पेबल उसके लिए बन गई लायबिलिटी। तो पूरे की पूरी कहानी मैंने आपको समझा दी। इस बिल ऑफ एक्सचेंज का पूरा चैप्टर आएगा, इसके बारे में और बातचीत होगी, एंडोर्समेंट होगी और नेगोशिएशन की बातें होंगी, बहुत सारी बातें बाकी हैं, लेकिन बेस आज ही क्लियर कर लो, राइट। तो अब मैं इसका रिवर्स आपको समझा देता हूं। ये सारी कहानी है मेरे दोस्तों प्रॉमिसरी नोट की। देखिए, मान लीजिए कि ये बिल, ये जो रिटन डॉक्यूमेंट है, ये मिस्टर ए नहीं लिखता। मिस्टर बी कहता है साहब मैं आपको आपका पैसा दूंगा, मैं वादा करता हूं, ये लो मैं लिख कर दे रहा हूं कि मैं आपको आपके द्वारा बेची गई इन गुड्स का पैसा दूंगा, या आपके द्वारा बताए गए जिस व्यक्ति को आप बोलोगे मैं उसको पैसा दे दूंगा, मैं ये वादा करता हूं, साइन कर दिए, ये लो जी। अब ये डॉक्यूमेंट पैसा लेने वाले ने नहीं लिखा, पैसा देने वाले ने प्रॉमिस कर दिया। तो जो यहां पर बायर था, जो डेटर था, जिसने उधार पर सामान लिया था, उसी ने वादा कर दिया कि मैं आपको ये पैसा दूंगा। जिस डॉक्यूमेंट पर उसने ये नोट बनाया वो प्रॉमिस किया, तो प्रॉमिसरी नोट कहलाया। और प्रॉमिसरी नोट बनाने वाला व्यक्ति मेकर कहलाता है। लेकिन अगर यही डॉक्यूमेंट, जैसा कि हमने पहले कहा, सेलर ने लिखा होता, क्रेडिटर था वो, तो वो ड्रॉअर कहलाता। यानी बिल लिखने वाला, बिल ऑफ एक्सचेंज लिखने वाला व्यक्ति जो मेकर होता है उसको बोलते हैं ड्रॉअर, और प्रॉमिसरी नोट लिखने वाला व्यक्ति कहलाता है मेकर। अब इस प्रॉमिसरी नोट की भी दो ही कॉपी है, एक बी के पास, एक ए के पास। ए ने उसके अगेंस्ट पैसा लेना है, बी ने उसके अगेंस्ट पैसा देना है, एसेट लायबिलिटी सेम रहेगी। तो भैया फिर बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट क्या केवल और केवल इसी पॉइंट पर निर्भर है कि इसे किसने बनाया? द आंसर इज यस। अगर उस डॉक्यूमेंट को सेलर ने, जिस व्यक्ति ने पैसा लेना है, उसने बनाया, तो वो बनेगा बिल ऑफ एक्सचेंज। लेकिन अगर उसको बनाने वाला व्यक्ति, लिखने वाला व्यक्ति बायर है और वो वादा कर रहे हैं जी मैं आपका पैसा दूंगा, तो वो कहलाएगा प्रॉमिसरी नोट। तो यहां पर कहानी देख लो। एक्स ने, जो कि एक सेलर था, क्रेडिटर था, उसने 3 महीने का सामान बेचा, 3 महीने के लिए सामान बेचा 10,000 रुपए का, और ये 3 महीने बाद के पीरियड के बाद पेमेंट होनी थी। जो मिस्टर बायर है, मिस्टर वाई, वो डेटर है, उसने खुद ही कहा साहब मैं प्रॉमिस करता हूं, आई प्रॉमिस टू पे ₹10,000 टू यू और टू योर ऑर्डर फॉर वैल्यू रिसीव्ड। साइन कर दिए, प्रॉमिस कर दिया। तो प्रॉमिस करने वाला प्रॉमिसर बन गया, प्रॉमिस लिख दिया डॉक्यूमेंट पे। माय डियर फ्रेंड्स, इस बार बनाने वाला व्यक्ति कहलाएगा क्या? मेकर। तो जो ये डॉक्यूमेंट बनाया, दिस इज कॉल्ड, दिस रिटन डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड प्रॉमिसरी नोट। ये भी रिटन है, ये भी साइंड है, प्रॉमिसरी नोट कहलाएगा, क्योंकि इस बार देने वाले व्यक्ति ने प्रॉमिस किया। तो ये तो बन गया प्रॉमिसर, और ये कौन बन गया? ये बन गया प्रॉमिसी। ठीक है। और इसे क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं पेई, क्योंकि इसे पैसा मिलेगा। ये होगा पेयर, ये पेयर होगा, पैसा देने वाला, और ये पेई जिसे पैसा मिलेगा। चलिए, ये थी सारी कहानी बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट की। अब बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में जरा अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं भाई, ये क्या चीज है। सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल रिसीवेबल है उसमें, और ये है एक रिटन डॉक्यूमेंट, जिसे किसने लिखा?
इट वॉज ड्रॉन बाय सेलर, यानी क्रेडिटर, क्रेडिटर जिसने माल उधार पर दिया। किस पर लिखा? बायर पर लिखा, जो कि डेटर है। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति से ये पैसा लेना बाकी है। अब यही सेलर, जो सेलर है, उधार पर देने वाला व्यक्ति जिसने बिल लिखा, वो कहलाता है ड्रॉर। क्यों ड्रॉर कहलाता है? बिकॉज ही ड्रॉज द बिल। और जो बायर है, जो डेटर है, वो कहलाएगा ड्रॉई, क्योंकि उस पर बिल लिखा गया, बिकॉज द बिल इज ड्रॉन ऑन हिम। तो जिसने बिल लिखा वो ड्रॉर, जिस पर बिल लिखा गया वो ड्रॉई। तो बिल ऑफ एक्सचेंज ने बेसिकली किया क्या? इस डॉक्यूमेंट ने क्या किया? जिसमें दस बिल रिसीवेबल इज अ डॉक्यूमेंट विच द सेलर ऑर्डर्स द बायर, इन विच द सेलर ऑर्डर्स द बायर, बायर को वो ऑर्डर देता है टू पे द अमाउंट, टू पे द अमाउंट ऑन अ स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट, कि मैं इस पर्टिकुलर डेट पर, फ्यूचर डेट पर आपको ये पैसा दे दूंगा। तो बिल्स पेबल क्या हो गया जी? ये उसी डॉक्यूमेंट की दूसरी कॉपी है। बिल पेबल इज ऑल्सो रिटन डॉक्यूमेंट, भाई वही है, उसी की दूसरी कॉपी है। इट इज एक्सेप्टेड बाय द बायर, डेटर ने इसे एक्सेप्ट कर लिया साइन करके कि साहब यस, मैं इसके बदले में पैसा दूंगा। और ये लिखा किसने था? इट वॉज रिटन बाय द सेलर, यानी ड्रॉर, यानी क्रेडिटर, सब लिखवा दिया मैंने, अच्छी तरह पढ़ लेना उसे। Thus, bill payable is a document in which buyer accepts to pay the amount, कि हाँ साहब मैं पैसा दूंगा। और वो किसको दे देता है? सेलर को, कि जी इस स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट पर मैं आपको पैसा दूंगा। ठीक है ना? तो आज का सेशन मेरे दोस्तों, बिल पेबल तक का तो यहीं पर हो गया समाप्त। आगे हमारी ये सारी की सारी इंसॉल्वेंसी वगैरह की कहानी है, तो ये हम करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। अभी तक के लिए फिलहाल जो बातें आपको इस सेशन में करवाई वो बेहद इंपॉर्टेंट थी, बिल्कुल प्रॉपरली उसे नोट बना के लिख लीजिए। अगले सेशन में होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस। थैंक यू सो मच।